हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन है क्या? इट इज़ अ लोकल रिस्पॉन्स ऑफ अ लिविंग मैमेलियन टिश्यू टू इंजरी फ्रॉम एनी एजेंट। कोई भी इंजरी हो रही टिश्यू को, कोई भी रिस्पॉन्स कर सकते, तो उसका जो रिस्पॉन्स दिखाएगा हमारी बॉडी, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इट इज़ अ बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंजरीज। तो कोई भी अगर सेलुलर इंजरी हो रही है तो उससे बचने के लिए ये बॉडी डिफेंस है, ठीक है। और या फिर जैसे कि बहुत सारे सेलुलर इंजरी के टाइप्स होते हैं, जैसे माइक्रोब से हो रहा है या फिर कोई फिजिकल हो गया, तो जैसे कोई भी इन्फेक्शन है उसको भी बचाने के लिए वो होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो मेनली डेफिनेशन में ये याद रखना होता है कि ये एक लोकल रिस्पॉन्स है लिविंग मैमेलियन टिश्यू का टू इंजरी फ्रॉम एनी एजेंट, कोई भी एजेंट हो उससे, ठीक है। एक लोकल रिस्पॉन्स है। तो एजेंट क्या क्या हो सकता है जो मैंने बताया, सबसे पहले इन्फेक्टिव हो सकता है, नेक्रोटिक हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, फॉरेन मटेरियल हो सकता है। तो इन्फेक्टिव जैसे माइक्रोब्स हो गया, नेक्रोटिक मतलब कि सेल डेथ, मतलब कि कोई भी डेड सेल है तो वो भी इन्फ्लामेशन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल मतलब कि हमारी इम्यूनिटी खुद ही इन्फ्लामेशन कॉज कर सकती है, फिर कोई फॉरेन मटेरियल जैसे कि डस्ट वगैरह। एक नोट का पॉइंट यहाँ पे है जो इतना मेरे को लगा नहीं था फिर भी बताया। इन्फ्लामेशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन में अंतर है। मतलब इन्फ्लामेशन क्या होता है कि बॉडी का, यही लिखा हुआ है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ अ बॉडी। तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का, ठीक है। और इन्फेक्शन जो है माइक्रोब इन्वेजन कॉज इल इफेक्ट। जैसे माइक्रोब अंदर आ रहा है फिर वो इल इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो उसको वो डिफर करता है। इन्फ्लामेशन जैसे कि कोई भी चीज़ हुआ, कोई नॉर्मल अपने डिफेंस के लिए भी होता है। इन्फेक्शन मेनली इन्वेड करके वो हमको इल इफेक्ट देता है। बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म इन्फ्लामेशन, और कोई इल इफेक्ट दे रहा है तो इन्फेक्शन। साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, अब इन्फ्लामेशन हो रहा है किसी को तो तुमको क्या क्या पल दिखेगा उसमें। सबसे पहले रेडनेस, स्वेलिंग, हीट और पेन। तो रेडनेस, स्वेलिंग, हीट और पेन ये सब दिखेगा, ठीक है। अब क्यों कैसे दिखेगा पूरा प्रोसेस में बताऊंगा। जैसे टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन, तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन में दो टाइप्स आते हैं। सबसे पहले एक्यूट और फिर आता है क्रॉनिक। तो एक्यूट मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन, एक्यूट क्रॉनिक का मेन मीनिंग ये होता है कि एक्यूट मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन। एक्यूट में क्या है कि बॉडी का अर्ली रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई भी जैसे माइक्रोब इन्वेड किया तो उसके अगेंस्ट अगर कुछ करना है तो इन्फ्लामेशन कॉज होगा, पर वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अर्ली बॉडी। और वही इसमें डिले होता है, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब डिले हो रहा है, ठीक है। अब मेन फीचर्स की बात करें तो मेन फीचर्स के दोनों का मैं बताऊंगा। मेन फीचर्स जैसे मैं बात करूँ एक्यूट में, तो क्या क्या तुमको दिखेगा अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन। सबसे पहले एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, तुमको एकदम जैसे कि समझ यहाँ पे हुआ है तो एकदम फूला हुआ दिखता है, किसी की इन्फ्लामेशन हो जाता था तो एकदम फ्लूइड फील्ड हो जाता है, ठीक है। फिर इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मा। इंट्रावेस्कुलर मतलब वेसल्स के बीच में ही प्लाज्मा का एक्टिवेशन होता है, जैसे कोई फैक्टर्स रिलीज हुआ ये सब हुआ तो प्लाज्मा से हो रहा है। फिर पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल एक्टिवेट्स। तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर एक्टिवेट्स होते हैं, मतलब कि न्यूट्रोफिल का एक्टिवेशन होता है, फिर वो फैगोसाइटोसिस वो सब होता है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स। अगर मैं क्रॉनिक की बात करूँ, क्रॉनिक में मेन कॉजेज क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कॉज, क्रॉनिक का क्या कॉज, एक्यूट का तो ठीक है मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे इन्फेक्टिव हो सकता है, नेक्रोटिक ये सब। पर अगर मैं क्रॉनिक की बात करूँ तो इसमें कॉज क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन परसिस्ट फॉर लॉन्गर टाइम। तो जो छोटा सा इन्फ्लामेशन मतलब एक्यूट इन्फ्लामेशन है वही बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो रहा है तो वो क्रॉनिक में हो गया। फिर आता है स्टिमुलाई विच इंड्यूसेस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो कोई स्टिमुलाई है, बहुत सीवियर स्टिमुलाई या जो भी चीज़ है, स्टिमुलाई है जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करे, ठीक है। ये चीज़ है। फीचर्स जैसे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के, प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट। अब डिफर कैसे करता है एक्यूट क्रॉनिक वो बाद में बताएंगे, पर जैसे सबसे पहले क्या क्या हो सकता है फीचर, इसमें लिम्फोसाइट का प्रेजेंस होता है, टी बी लिम्फोसाइट बी का मीन होता है। फिर प्लाज्मा सेल्स हो गए, मैक्रोफेज होते हैं, मोनोसाइट्स, ग्रेन्युलेशन और टिश्यू। अब इनिशिएशन ऑफ इन्फ्लामेशन की बात कर रहे थे हम, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर, दैट इज माइक्रोब, नेक्रोटिक सेल्स और ल्यूकोसाइट। मतलब कि माइक्रोब का देखना कि रिसेप्टर, एक रिसेप्टर को जो माइक्रोब को देख रहा है ऐसा रिकॉग्नाइज करा जाता है, ठीक है, कि कौन किस कॉज से हो रहा है इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब पूरा इन्फ्लामेशन के प्रोसेस पे आते कैसा क्या है, डायग्रामेटिक फॉर्म में बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स में दो रिस्पॉन्स देखा, मतलब दो इवेंट्स देखे जाते हैं, एक वेस्कुलर इवेंट और एक सेलुलर इवेंट। मैं दोनों को कंप्राइज करके बता रहा हूँ, फिर अलग अलग बता दूंगा वेस्कुलर क्या हुआ, सेलुलर क्या हुआ। सबसे पहली बात हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्लड वेसल है, ठीक है। ब्लड वेसल का एंडोथेलियल सेल से ही, और एक स्मूथ मसल अंदर, मतलब स्मूथ लेयर अंदर की तरफ होते जो ब्लड का स्ट्रीम को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, एक तरह से समझो। तो ये कैप्सुलर बेड है पूरा, कैपिलरी बेड, कैपिलरी बेड। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया दिख रहा है। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, सबसे पहले एंडोटॉक्सिन्स का रिलीज करेगा। एंडोटॉक्सिन क्या करेगा, टिश्यू डैमेज करेगा। अब टिश्यू डैमेज की वजह से क्या हो रहा है, सबसे पहली बात टिश्यू डैमेज हो रहा है
तो वो मास्ट सेल डिटेक्ट करेगा, मास्ट सेल को पता चलेगा तो वो बहुत सारे केमिकल्स का रिलीज करेगा, जैसे हिस्टामिन दिख रहा है, ल्यूकोटेरिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, और अब इसमें ब्रेडिकाइनिन का भी रिलीज है। ब्रेडिकाइनिन कैसे बनता है, पहले तो ब्रेडिकाइनिन का पूरा प्रोसीजर होता है, फैक्टर 12 की वजह से, फिर पूरा फैक्टर 12, फिर बाद में बहुत सारे कैस्केड प्रोसेस है, वो इतना डिटेल में अभी नहीं अलग से बताऊंगा, पर वो पूरा कैस्केड रिएक्शन है, जैसे काइनिनोजिन ब्रेडिकाइनिन में कन्वर्ट होता है कैलकेरिन के वजह से, ठीक है। कैलकेरिन कैसे बनता है, फैक्टर 12 से, पूरा एक कैस्केड रिएक्शन की वजह से, तो ब्रेडिकाइनिन बना। अब एक और चीज है, एर्किडोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आपका जो फॉस्फोलाइपेज A2 है, जो आपके कैपिलरी के मतलब आपका सेल के मेम्ब्रेन पे होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, वो क्या रिलीज कराता है डैमेज टिश्यू से, एर्किडोनिक एसिड। एर्किडोनिक एसिड आपका दो प्रोसेस करता है, दो प्रोसेस में क्या क्या होता है, एक लाइपो ऑक्सीजनिक होता है और एक होता है साइक्लोऑक्सीजनेस, ठीक है। तो दो चीजों की वजह से बनाता है ल्यूकोटेरिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो ल्यूकोटेरिन और प्रोस्टाग्लैंडिन बना। अब अब ये सब क्या करते हैं, ये सब सारे ये जो आपके सेल के रिसेप्टर होता है, एंडोथेलियल सेल्स के जो रिसेप्टर होते हैं, वहां पे ये जाके एक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि स्मूथ मसल्स होते हैं, वहां पे वासोडाइलेशन करा रहा है। वासोडाइलेशन मतलब क्या होगा कि जैसे कि ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड का फ्लो इंक्रीज कर देगा उस वजह से, ठीक है। अब ब्लड का फ्लो इंक्रीज होने से मैंने कॉजेस बताया कि रेडनेस होता है, इस वजह से ही होता है क्योंकि ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है उस जगह पे। अब स्मूथ मसल ज्यादा है, स्मूथ मसल डायलेट करके, स्मूथ मसल डायलेट करके तो ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, मतलब थोड़े मतलब ऐसा डायलेट होंगे जिस वजह से ब्लड स्ट्रीम बढ़ जाएगा और रेडनेस कॉज कर रहा है, ठीक है। अब ये हो गया। और दूसरा जो है ये अंदर का मतलब एक बोल सकते हो, और बाहर की तरफ एंडोथेलियल सेल्स है, तो बाहर की तरफ एंडोथेलियल सेल्स है, उसमें क्या कर रहा है वो, ये आपका जो ब्लड वेसल्स है उसका जो एंडोथेलियल सेल्स है उसमें वो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है। वासो कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे, मैं जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, जैसे मैंने दो सेल्स बनाए, अब ये दो सेल्स के क्या होगा, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ये है। अब ये दोनों का साइज छोटा हो गया, अब छोटा होने की वजह से यहाँ पे गैप फॉर्म हो गया। अब गैप बनने की वजह से अब तुम देख सकते हो यहाँ पे गैप बना है, ठीक है। अब ये गैप बना तो इससे क्या होगा, प्लाज्मा लीक्स आउट, जो प्लाज्मा है वो बाहर आने लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी स्पेस बन चुका है, तो जो भी ब्लड स्ट्रीम में से प्लाज्मा है, कंटेंट है, पूरा जो भी है वो बाहर आने लगेगा, ठीक है। अब प्लाज्मा कंटेंट बाहर आ रहा है तो इससे क्या हो रहा है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने बताया इंटरस्टिशियल स्पेस है, ब्लड वेसल हो गए, कैपिलरीज हो गए, तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस है। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होगा, वहां पे पूरा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की वजह से इसमें क्या होगा, ये स्वेल अप करेगा, तो स्वेलिंग कॉज होगी। स्वेलिंग इन द सेंस मैंने बताया था ना, स्वेलिंग तो पहला रेडनेस किस वजह से होगा, ब्लड फ्लो के बढ़ने से, ठीक है, ब्लड फ्लो के बढ़ने से। और स्वेलिंग किस वजह से हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, क्या हो रहा है आपका एक्यूमुलेशन, मतलब फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो रही है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे पूरा फ्लूइड एक्यूमुलेट होकर वो थोड़ा स्वेलिंग कर देगा, ठीक है, ये हो गया। अब और जो चीजें दिखती है, अब जैसे कि यहाँ पे एक नॉइसेसेप्टर्स होते हैं, नॉइसेसेप्टर मतलब जो पेन को सेंस करते थे, यहाँ पे नॉइसेसेप्टिव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे वासोडायलेशन, अब मैंने यहाँ पे एक पेन का भी कॉज बताया था, पेन किस वजह से होता है, नॉइसेसेप्टिव रिसेप्टर्स होता है। तो नॉइसेसेप्टिव रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो कॉज पेन किस वजह से होता है, यहाँ पे वासोडायलेशन हो रहा है, इस वजह से पेन कॉज हो रहा है, तो नॉइसेसेप्टिव ये क्या कर रहा है, वासोडायलेशन, जो मैंने बताया था ना कि जैसे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्लूइड भरने की वजह से वासो ये पूरा डायलेट कर जाएगा, इस वजह से ये इस पे भी प्रेशर आएगा और ये ब्रेन को सिग्नल देगा और पेन का कॉज होगा, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन। हीट की वजह से हो रहा है, हीट भी उसी वजह से हो रहा है, रेडनेस के साथ साथ हीट हो रहा है, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम भर गया तो वहां पे हीट हो जाएगा, ज्यादा गर्मी पैदा होगी, ठीक है। चलो अब और भी अब आते हैं हम कुछ कुछ चीजों पे, जैसे कि जैसे यहाँ पे रिसेप्टर पे बाइंड करता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेन्यूल्स होते हैं एंडोथेलियल सेल्स में, जो प्रोड्यूस करते हैं आपका पी सिलेक्टेंस, ठीक है। अब पी सिलेक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है। अब पी सिलेक्टेंट प्रोड्यूस होने के बाद आपका जो अंदर ही अंदर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने समझो कि ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो में आपका WBCs होंगे, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट। अब ये सारे जो है इंटीग्रिन्स के प्रेजेंस, इसको सिलेक्टेंट्स बोलते हैं, जो सेल जो एंडोथेलियल सेल में, और जो आपका ल्यूकोसाइट्स है उसके जो आपके होते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रिन्स, ठीक है। अब ये इंटीग्रिन्स और जो ये है सिलेक्टेंट्स, ये दोनों बाइंड करते हैं, जैसे इस तरह से समझो कि ये आपका सिलेक्टेन है और ये यहाँ पे ये सिलेक्टेन है और ये इंटीग्रिन्स है, ठीक है, इस तरह से ऐसा बाइंड करते हैं, ठीक है। ये पूरा बाइंड होगा दोनों, और फिर ये रोटेटरी मूवमेंट करते हैं, ठीक है। रोटेटरी मूवमेंट कैसे, जैसे कि एंडोथेलियल सेल है तो स्पेस जो यहाँ पे होगा वहां तक पूरा रोटेटरी मूवमेंट समझो, जैसे अब
ये जो चीज़ है ये पूरा रोटेटरी मूवमेंट करेगा, रोलिंग करेगा, ठीक है। यहाँ यहाँ पूरा ऐसे ऐसे रोल करते करते यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस के मतलब जो स्पेस क्रिएट हुआ है दोनों एंडोथेलियल सेल्स के पास वहां तक पहुंचेगा। तो इसको बोलते हैं रोलिंग, एडहेशन एंड रोलिंग। ये एडहेशन हो गया, फिर उसके बाद रोलिंग, ठीक है। अब रोलिंग होने के बाद आपका ये जो स्पेस है इसके बीच में से ये जो आपका सेल हुआ, ठीक है, ये इसके बीच से नीचे मतलब बाहर आता है। बाहर इन द सेंस डायपेडिसिस, डायपेडिसिस मूवमेंट करता है, ठीक है। अब डायपेडिसिस मूवमेंट कैसे होता है, सूडोपोडिया होता है एंडोथेलियल सेल्स के और वो बाहर की तरफ चलते हैं। एंडोथेलियल सेल के ही बोलते हैं वो लोग सूडोपोडिया, और उसके बाद बाहर आ जाते हैं। ये जो आपका न्यूट्रोफिल कंटेंट वो बाहर आ रहा है डायपेडिसिस के थ्रू, इसको बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन उसका टर्म है जिस वजह से डायपेडिसिस होने पड़ा होगा ना कि सूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट करता है। तो वही जो सेल्स है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स ये दोनों बाहर आ जाते हैं। अब न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स बाहर आते हैं, जैसे मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले रोलिंग और एडहेशन, फिर ट्रांसमाइग्रेशन। अब तीसरा होता है कीमोटेक्सिस। कीमोटेसिस क्या होता है कि अब ये जो मैंने ल्यूकोसाइट्स निकले मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, है ना, हाँ ये मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल है, दो बायलोब्ड सब मैंने बनाया। तो जैसे कि ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है, अब ये जो होते हैं कीमोटेक्सिस शो करते हैं। कीमोटेक्सिस मतलब कि जैसे कि हिस्टामिन, ल्यूकोटेरिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये हिस्टामिन, ल्यूकोटेरिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ये सारे रिलीज होकर उसके तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। मतलब अब ये सारे रिलीज कब होंगे, जब बैक्टीरिया ने कुछ कॉज किया होगा, तो इस वजह से बैक्टीरिया के पास जाने के लिए ये सब के पास जाते हैं। इसको बोलते हैं कीमोटेक्सिस, मूवमेंट ऑफ leukocyte towards chemical released by mast cell during a bacterial microbe। कोई भी अगर इंजरी कॉज हो रही कोई भी चीज की वजह से, या कोई इन्फेक्शियस हो या कोई भी चीज हो, उस वजह से जो हो रहा है वहां की तरफ वो चला जाता है, तो उसको बोलते हैं आप कीमोटेक्सिस, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस समझ आए। सबसे पहले मैंने बताया वासोडाइलेशन, जो भी सेल्यूलर मतलब जो भी वेसल में हुआ वो बताया। फिर मैंने बोला कि सिलेक्टेंट्स होते हैं जो ग्रेन्यूल की वजह से बन रहे हैं, और वो सिलेक्टेंट इंटीग्रेन से अटैच होते हैं और फिर वो रोलिंग करते हैं एडहेशन एंड रोलिंग। फिर वो ट्रांसमाइग्रेशन करते हैं। ट्रांसमाइग्रेशन मतलब जो आपका स्पेस बनता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एंडोथेलियल सेल के, वो स्पेस से वो बाहर आ जाते हैं, तो डायपेडिसिस कर रहे हैं, ठीक है, डायपेडिसिस शो कर रहे हैं। अब डायपेडिसिस शो करने के बाद मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल बाहर आ गए। अब मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल बाहर आने के बाद वो क्या कर रहे हैं, वो कीमोटेक्सिस कर रहे हैं। कीमोटेक्सिस मतलब कि जैसे कि जो भी ये सारी केमिकल रिलीज है उसके तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, और वो अट्रैक्ट हुए तो मतलब बैक्टीरिया के पास जा रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के पास ही ये सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, क्योंकि मास्ट सेल वहीं पे होता है जहाँ पे बैक्टीरिया होगा। देखो यही लिखा हुआ है कि मैक्रोफेज एंड मोनोसाइट द फाइट द बैक्टीरिया रिलीसेस। अब जैसे ही वो वहां तक पहुंचते हैं तो वो बैक्टीरिया को पूरा मतलब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं या फिर फाइट करते हैं उससे, और कुछ कुछ जो केमिकल्स रिलीज करते हैं। सबसे पहले इंटरल्यूकिन 1 एंड 2 में नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ये रिलीज होता है न्यूट्रोफिल से, और इंटरल्यूकिन 8 जो रिलीज होता है मैक्रोफेज से, ठीक है। अब इंटरल्यूकिन 1 ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 8 ये सारे जो चीजें हैं, ठीक है, ये सारे कॉजेस सिक्रीशन ऑफ मोर ल्यूकोसाइट टू फाइट। अब ये सारे क्या करते हैं, बेसिकली मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल जो रिलीज हुए उसमें रिलीज हुआ आपका इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ये रिलीज हुआ। अब ये सारे जो केमिकल रिलीज होते हैं वो इनडायरेक्टली वापस से न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का रिलीज करवाते, वही लिखा है कि वापस से और न्यूट्रोफिल मोनोसाइट का रिलीज कराते, ठीक है। अब पर्टिकुलरली जाते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, ये दोनों का काम होता है फीवर कॉज करना, ठीक है। मतलब वो ब्रेन के हाइपोथैलेमस, मैंने ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा हाइपोथैल लिख दिया, तो हाइपोथैलेमस जो है वहां पे वो जाते हैं और वहां से वो फीवर का कॉज करता है, ठीक है। वो पूरा प्रोसीजर है, पर उतना डेप्थ में नहीं जाना होता, पर मैं बता रहा हूँ कि कॉज करता है फीवर सबसे, और क्या कॉज करता है, बोन मैरो में जाके ये रिलीज करवाता है ल्यूकोसाइट्स को, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर फीवर कॉज करता है और ल्यूकोसाइट का रिलीज करवाता है, ठीक है। अब ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इंटरल्यूकिन 6 जो है, इंटरल्यूकिन 6 जो होता है वो क्या करता है, लीवर में जाके एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही आप मैंने बोला मैक्रोफेज बैक्टीरिया के पास पहुंचा, ये सारे केमिकल रिलीज किए। अब क्या होता है कि इसमें प्रोसेस होता है कि अब जैसे आप समझो कि बैक्टीरिया और न्यूट्रोफिल मोनोसाइट है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करे, तो सबसे पहली बात उसमें प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हो ये
ये मोनोसाइट है और ये न्यूट्रोफिल है, ठीक है। ये मोनोसाइट है और ये न्यूट्रोफिल है। तो मोनोसाइट क्या न्यूट्रोफिल दोनों में ही इसमें देखिए ये हो रहा है, ठीक है, सूडो, हाँ वही है, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है और ये एंगल्फ कर रहे बैक्टीरिया को, ठीक है। अब ये एंगल्फ कर रहे बैक्टीरिया को, ये देखो एंगल्फमेंट हुई। अब एंगल्फमेंट होने के बाद ये सेल्स के बाद अपना अपना लाइजोसोम्स होता है, ठीक है। अब लाइजोसोम्स के बाद डिस्ट्रक्शन के ग्रेन्यूल्स होते हैं जो डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, केमिकल्स होते हैं जो वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसमें फैगोलाइजोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, फैगोसाइट्स, फैगोसाइट ये फैगोसाइट है और ये लाइजोसोम है, तो फैगोलाइजोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। फैगोलाइजोसोम्स इनडायरेक्टली क्या करेगा, बैक्टीरिया को तोड़ देगा, क्योंकि लाइजोजाइमस एंजाइम्स होते हैं वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया को तोड़ देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होने के बाद वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू लिम्फेटिक सर्कुलेशन चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से बैक्टीरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। पर कुछ केसेस में कुछ कुछ बैक्टीरिया ज्यादा ही आपके इंटेंस होते हैं, जो मतलब फैगोसाइटोसिस से भी नहीं टूटते। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। देखो समटाइम्स बैक्टीरिया आर इंटेंस हार्ड टू ब्रेक डाउन, न्यूट्रोफिल डाइज इन द प्रोसेस। तो समटाइम्स क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो इंटेंस हार्ड होता है, मतलब मुश्किल होता है तोड़ना। तो तो देखो मैं कहा था जैसे कि sometimes bacteria are intense hard to break down, neutrophil dies in the process। बेसिकली क्या होता है कि कोई कोई बैक्टीरिया जो होते हैं वो इंटेंस हार्ड होते हैं, वो आसानी से टूटते नहीं इस प्रोसेस में फैगोसाइटोसिस में, तो उसको अलग से प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि उसमें क्या होता है कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, न्यूट्रोफिल एबिलिटी टू कन्वर्ट O2 सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड, तो ये सारे का फॉर्मेशन होता है। इससे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन डिस्ट्रॉयड द बैक्टीरिया, बट इट इज नॉट स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है किसी बैक्टीरिया को ही मारना। तो इस वजह से खुद का भी डेथ हो जाता है, न्यूट्रोफिल मेम्ब्रेन भी इसमें न्यूट्रोफिल भी डाई कर जाता है और इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी बर्स्ट, ठीक है। तो समटाइम्स बैक्टीरिया आर इंटेंस हार्ड टू ब्रेक डाउन। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि न्यूट्रोफिल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जिससे O2 सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड OH माइनस हाइड्रोक्सी आयन और HOCl फॉर्मेशन होता है, ये सारे मिलके बैक्टीरिया को मार देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करता है, पर साथ साथ न्यूट्रोफिल भी डिस्ट्रॉय होता है। एक और चीज होता है कि न्यूट्रोफिल जब डिस्ट्रॉय होता है उसका जो आपका बैक्टीरिया DNA होता है वो भी पूरा बिछ जाता है, उसमें न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियोसोम्स क्या करते हैं, पर्टिकुलरली NET का नेट का फॉर्मेशन करते हैं, जिस वजह से वो फर्दर बैक्टीरिया को डेवलप होने से रोकता है। तो अलग प्रोसेस है, उसका अलग से बताऊंगा, और भी डिटेल आएगा इसमें, पहला पार्ट है इसमें, और भी इसका नोट्स के हिसाब से पूरा पढ़ाऊंगा। ये तो बेसिक था, जनरल था। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है।